गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का इतिहास की कक्षा में स्वागत है। हम क्लास 10+2 का 9th चैप्टर यात्रियों के नज़रिए से मध्यकालीन समाज पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने अलबरूनी अलबरूनी का महान ग्रंथ किताबुल हिंद और साथ ही साथ इब्न बतूता और इब्न बतूता का प्रसिद्ध ग्रंथ रिहला, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज के जो हमारे टॉपिक सब टॉपिक्स रहेंगे जिनके ऊपर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। सबसे पहला फ्रांसुआ वर्नियर, जो कि फ्रांस का एक महान विद्वान, इतिहासकार और चिकित्सक था, जिसने मुग़ल शासनकाल में भारत की यात्रा की। मुग़ल शासक औरंगज़ेब के शासनकाल में वो भारत में रहा। हालांकि उससे पहले वो औरंगज़ेब के बड़े भाई दारा शिकोह के दरबार में उसने डॉक्टर के तौर पर कार्य किया। फ्रांसुआ वर्नियर जब वापस फिर से फ्रांस गया तो उसने वहाँ पे जो वहाँ का शासक था लुई 14वां, उसके परामर्श पर अपनी आंखों देखा हाल का वर्णन एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर में किया, जिससे भारत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, भारत के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इसके साथ साथ में ही आज हम अब्दुल रज़ाक दुआर्टे बरबोसा तो नहीं पढ़ेंगे हम आज, ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन पीटर मूडी और निकोलाउ मुनुकी, इनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रांसुआ वर्नियर। फ्रांसुआ वर्नियर एक प्रसिद्ध विदेशी यात्री था, फ्रांस का रहने वाला था, एक महान चिकित्सक, पॉलिटिशियन, फिलोसफर और हिस्टोरियन। उसने मुग़ल शासनकाल में 1656 से 1668 ईस्वी तक वो भारत में रहा और 1670 ईस्वी में उसने ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की, जिससे कि औरंगज़ेब के शासनकाल, साथ ही साथ भारत की राजनीतिक, उस समय की जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति थी, उसके बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी इस ग्रंथ से हमें मिलती है। फ्रांसुआ वर्नियर के जीवन के बारे में हम बात करें, उसका जन्म 1620 ईस्वी में हुआ था, फ्रांस में ही। एक किसान परिवार से संबंध रखता था और 1652 में उसे डॉक्टर की उपाधि प्राप्त हुई। कुछ समय के लिए वो पेरिस में रहा, लेकिन उसके बाद उसने सीरिया, फिलिस्तीन और मिस्र की यात्रा पर गया। 1656 में वो काहिरा के एक जहाज़ द्वारा भारतीय बंदरगाह सूरत में पहुंचा। जिस समय वो भारत पहुंचा, जैसा कि आपको हमने पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा कि 1656 में शाहजहां के 4 पुत्रों दारा, शुजा, मुराद और औरंगज़ेब के बीच में शासन प्राप्त करने के लिए उत्तराधिकार का युद्ध चला हुआ था, बार ऑफ सक्सेशन जिसे कहा जाता है, जिसमें औरंगज़ेब को लास्ट में विजय प्राप्त हुई। लेकिन उससे पहले फ्रांसुआ वर्नियर, शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र दारा शिकोह ने उसको अपने यहाँ पे डॉक्टर के पद पर, चिकित्सक के पद पर नियुक्त किया। वर्नियर 1668 ईस्वी तक भारत में रहा। 1669 ईस्वी में 1669 में जब वो पेरिस पहुंचा तो फ्रांस के शासक लुई 14वें ने उसका भव्य स्वागत किया। साथ ही यह अनुरोध भी किया कि वह भारत की अपनी यात्रा के संदर्भ में जो सही बातें हैं उनको लिखें, और 1670 ईस्वी में ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर नामक प्रसिद्ध ग्रंथ उसने लिखा। 1688 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर के बारे में अगर हम बात करें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ, जिसे फ्रांसीसी भाषा में लिखा गया था, बहुत लोकप्रिय ये हुआ। और क्योंकि रिक्वेस्ट फ्रांस के शासक लुई 14वें के द्वारा की गई थी, इसलिए फ्रांसुआ वर्नियर ने इस पुस्तक को लुई 14वें को ही समर्पित किया था। इस ग्रंथ में फ्रांसुआ वर्नियर का जो मुख्य उद्देश्य था वो था भारत और यूरोप के विकास की तुलना करना, कंपेयर करना। तो कंपेयर किया, लेकिन लास्ट में रिजल्ट यही निकला कि
जो यूरोप का विकास था, जो यूरोप की विकास की प्रणाली थी, वो बहुत अच्छी थी भारत की अपेक्षा, क्योंकि भारत में किसानों की स्थिति बहुत ख़राब थी, शहरों का विकास बहुत कम हुआ था। और फ्रांसवा वर्नियर ये चाहता था कि यूरोप के जो शासक है, रुपए की जगह अपने यूरोप कर देना यहाँ पे, यूरोप के जो शासक है वे मुगल शासकों द्वारा प्रचलित की गई नीतियों को ना अपनाए, नहीं तो साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो मतलब कंपैरिजन किया गया था दोनों का, दोनों ही उसका, और जिसमें ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर के माध्यम से कंपैरिजन करने की कोशिश की थी वर्नियर ने, और उसने बताया कि यूरोप में बहुत अच्छा विकास हुआ है आइदर भारत की अपेक्षा। ठीक है। और इस ग्रंथ में जो महत्वपूर्ण बातें की गई, बताई गई फ्रांसको वर्नियर के द्वारा, उसमें सबसे पहले किसानों की स्थिति बहुत दयनीय बताई गई, क्योंकि उनका जो किसानों का जो शोषण था वो प्रांतीय सूबेदारों और अन्य जो अधिकारी थे उनके द्वारा किया जाता था। उन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। फ्रांसवा वर्नियर ने इसके अलावा मुगलों के राजकीय कारखानों की कार्यप्रणाली के ऊपर वर्णन किया, साथ ही साथ शिल्पकारों का वर्णन, लेकिन उन्होंने कारखानों को शिल्पकारों की कार्यशाला कहा था, क्योंकि बहुत सारे शिल्पकार इन कारखानों में काम करते थे। सुनार, चित्रकार, बढ़ई, रेशम और जरी का काम करने वाले, महीन मलमल का काम करने वाले बहुत सारे शिल्पकार गुप्त काल में रहे हैं, मुगल काल में रहे हैं। फ्रांसवा वर्नियर ने भारत में जो एक सबसे बड़ी जो अमानवीय प्रथा थी उसका वर्णन किया है, सती प्रथा। आप लोगों ने पहले शायद सुना हो 7th-8th क्लास में कि सती प्रथा एक ऐसी प्रणाली थी जिससे पति की मृत्यु के समय अगर पत्नी जिंदा है तो उस पत्नी को भी पति के साथ जिंदा जला दिया जाता था, सती कर दिया जाता था। अगर वो पत्नी मना करे कि वो पति की चिता के साथ नहीं मरना चाहती तो ज़बरदस्ती उसे चिता में डाल दिया जाता था। तो ये एक अमानवीय प्रथा थी। एक्चुअली उस समय जो विधवाओं की स्थिति थी वो बहुत ख़राब थी, समाज में उनका बहुत तिरस्कार किया जाता था, उन्हें एक बहुत ही बुरा जीवन जीने के लिए विवश किया जाता था। तो बहुत सारी स्त्रियां अपने आप को अपनी मर्जी से ही सती कर देती थी, लेकिन इस अमानवीय जो प्रथा थी भारत में, इसको ख़त्म करने में राजा राम मोहन राय ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने 1829 ईस्वी में जो उस समय के गवर्नर थे, अंग्रेज़ों के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम वेटिक, उनको कन्विंस करते हुए इस सती प्रथा के विरुद्ध जो अभियान चलाया था, उसका रिजल्ट ये निकला कि लॉर्ड विलियम वेटिक या इंग्लैंड की सरकार, अंग्रेज़ों ने इस प्रथा को गैर कानूनी बना दिया, मतलब इसका पालन करने वालों को कानूनी रूप से सज़ा का प्रावधान किया गया। तो ये हमारे देश में बहुत सारे जो ऐसे प्रथाएं थी, गलत प्रथाएं, वो हमारे देश के जो सामाजिक सुधारक थे उन्होंने इन प्रथाओं को दूर करने के लिए प्रयत्न किए थे। उसके बाद हम बात करते हैं अब्दुल रज़ाक की। अब्दुल रज़ाक ईरान का एक महान विद्वान था। उसका जन्म 1413 ईस्वी में हेरात में हुआ था। वो एक महान विद्वान था क्योंकि हम बात करते हैं जो खुरासान का शासक था शाहरुख खान यहाँ पे एक्टर नहीं बल्कि खुरासान का शासक, और उसने 1437 ईस्वी में उसे समरकंद का काजी नियुक्त किया क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट था। अब्दुल रज़ाक की योग्यता से प्रभावित होकर शाहरुख खान ने उसे विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराज द्वितीय के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा था। तो विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराज द्वितीय के दरबार में अब्दुल रज़ाक रहा। इस दौरान उसने जो भी अपनी आंखों से देखा उसका वर्णन
उसने इस प्रकार से किया है, मतलब कि उसने विजयनगर साम्राज्य को का जो विजयनगर जो शहर था उसे उसके बारे में लिखा कि पूरी पृथ्वी पर इसके समान अन्य कोई स्थान न आंखों ने देखा और न कानों ने सुना है। ठीक है। वो विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराज द्वितीय के राजमहल, उसके दरबार, उसके नगर, उस समय के नगरों की भव्यता का वर्णन करता है। उसने देवराज द्वितीय के शासन प्रबंध की बहुत प्रशंसा की। उसका मानना था कि देवराय द्वितीय एक महान प्रशासक था जिसने लोगों की भलाई के लिए बहुत सारे कार्य किए। भूमि जो उस समय विजयनगर साम्राज्य की थी बहुत उपजाऊ थी, और देवराय द्वितीय ने भू जो व्यवस्था थी उसको और ज़्यादा सुदृढ़ करने के लिए प्रयत्न किए थे। साथ में ही विजयनगर साम्राज्य में उस समय 300 बंदरगाहें थी, ये अब्दुल रज़ाक का मानना था, और जिसके कारण जो विदेशी और आंतरिक व्यापार था विजयनगर साम्राज्य का वो बहुत उन्नत था। विजयनगर साम्राज्य में ब्राह्मणों को बहुत सम्मान दिया जाता था। अब्दुल रज़ाक ने लिखा है, अब्दुल्ला की जगह अपने अब्दुल रज़ाक कर लेना यहाँ पे, कि यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ थी और 1482 ईस्वी में इस महान विद्वान की मृत्यु। तो भारत के दक्षिण भारत के इतिहास का जो स्रोत है वो अब्दुल रज़ाक के द्वारा लिखे गए जो पुस्तक है कि वहाँ से भी जानकारी प्राप्त होती है। तो अब्दुल रज़ाक एक महान विद्वान जो विजयनगर साम्राज्य के महान शासक देवराज द्वितीय के शासनकाल में उसके दरबार में रहा। नेक्स्ट है पीटर मूडी। ये इंग्लैंड के एक महान विद्वान थे जो 1628 ईस्वी में भारत आए थे, और 1630 ईस्वी में आगरा की फैक्ट्री में उन्हें एक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया था। लगभग 8 वर्षों तक पीटर मूडी भारत में रहे। इस दौरान उन्होंने भारत के कई नगरों की यात्रा की। साथ में ही उसने शाहजहाँ तथा उसके दरबार दारा और शुजा, जो शाहजहाँ के 2 पुत्र थे, हालांकि शाहजहाँ के 4 पुत्र थे जैसे मैंने पहले आपको बताया, दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब, आपने पहले भी पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा। उनके विवाहों के अवसरों पर निकाली गई शोभा यात्रा तथा मीना बाजार, जो दिल्ली का बहुत ही प्रसिद्ध बाजार उस समय था, उसके बारे में भी बहुत ही महत्वपूर्ण वर्णन इनके द्वारा किया गया। जहाँ तक नूरजहाँ की बात उसने की, नूरजहाँ जो कि जहांगीर की पत्नी थी, वो अपने दामाद के लिए गद्दी छोड़ने के प्रयासों में का वर्णन किया गया कि जहांगीर के पुत्र शाहजहाँ को शासक ना बनाया जाए बल्कि नूरजहाँ के दामाद को शासक बनाया। उसके लिए उसने प्रयत्न किए क्योंकि जहांगीर के शासनकाल में नूरजहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उसने निभाई। बहुत सारी शक्तियाँ उसके हाथ में थी, और 1611 से लेकर 1627 ईस्वी तक मुग़ल शासनकाल में मुग़ल दरबार में नूरजहाँ का प्रभाव दिखता है। और उसने ये प्रयत्न किया कि जहांगीर के पुत्र शाहजहाँ को मुग़ल शासक न बनाकर उसके दामाद को मुग़ल शासक बनाया जाए। ये सारी बातें पीटर मूडी ने इनका वर्णन किया है। साथ में ही उस समय अकाल में लोगों की पीड़ा का वर्णन भी उन्होंने अपने यात्राओं के वर्णन में किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, निकोलाओ मनुक्की, एक प्रसिद्ध चिकित्सक, इटली का रहने वाला, जो 1656 ईस्वी में भारत पहुंचा और 1717 ईस्वी तक वो भारत में ही रहा। ठीक है, क्योंकि वो परमानेंट यहीं पे रह गए थे। भारत में ही उनकी मृत्यु हुई 1717 ईस्वी में, और मुग़लों के तोपखाने तथा चिकित्सक के रूप में उन्होंने कार्य किया। और उसने भारत में जो कुछ देखा अपनी पुस्तक स्टोरिया डो मोगोर में लिखा। निकोलाओ मनुक्की मुग़ल शासनकाल में भारत आया था, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। औरंगजेब के शासनकाल में ये भारत में रहा, और इनका जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है स्टोरिया डो मोगोर, उसमें मुग़ल साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो आज के लिए बस यही टॉपिक्स हमारे थे। बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। निकोलाओ मनुक्की कौन था, पीटर मूडी कौन था, है ना, अब्दुल रज़ाक के बारे में आप क्या जानते हो, ये आप लोगों ने लिख लेने हैं अपनी कॉपीज़ पे नोट्स के तौर पे ही। साथ में ही फ्रांसवा वर्नियर, ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर, ये भी आप लोगों ने
नोट्स के तौर पे अपनी कॉपीज़ पे लिख लेने हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपको आएंगे। अब कल हम जो इस चैप्टर से रिलेटेड छोटे छोटे और क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे, और उससे अगली क्लास में हम इस चैप्टर के MCQ। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।